नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, जहां पर एनसीपी की बड़ी नेता रेखा जरे, जो कि यशस्विनी सभा की भी अध्यक्षा थी, उनकी हत्या के मामले में पुलिस का कहना है कि एक बड़े पत्रकार ने षड्यंत्र किया था। पुलिस ने इन पत्रकार का नाम बाला साहेब बोठे बताया है और ये अब तक फरार हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों ने पत्रकार बाला साहेब बोठे का नाम लिया है और उसे ही साजिशकर्ता बताया है। बाला साहब बोठे राज्य के एक बड़े अखबार का पत्रकार है और जिले में उसका बड़ा नाम है और रसूख भी। रेखा जरे की 30 नवंबर को बाइक सवार ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। अहमदनगर में रेखा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान रखती थी। हमारे साथ फोन लाइन पर सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जी सुनील, बड़ा खुलासा कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस। क्या जानकारी निकल कर आ रही है? ये पत्रकार ने कैसी इनकी साजिश रची और ऐसा क्यों किया पत्रकार ने, क्या बता रही है पुलिस? देखिए सौरभ, वजह अभी तक पुलिस नहीं बता पा रही है। उसका कहना है कि जब तक बाला साहेब बोठे जो पत्रकार है पकड़ में नहीं आएगा, तब तक वजह को बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पूरी हैरान करने वाली वारदात है कि एक वैसी वारदात हुई है जिसमें कि हत्या कराई गई है। उसका मास्टरमाइंड जो है वो पत्रकार निकला है और वो भी जिले का एक बड़ा नाम है उस पत्रकार का। कई उसने किताबें लिखी है। और हैरानी की बात यह भी है कि जब ये वारदात हुई थी, रेखा जरे को जब मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए जब स्मशान भूमि ले जाया गया था, वहां पर बाला साहेब बोठे उस दौरान खुद मौजूद था। उसने वहां पे परिवार वालों की मदद करने का भी एक तरह से दिखावा किया और चिता को जो अग्नि देते हैं उसमें जो साथ में जो रहते हैं वो सब वहां पर विधियों को उसे अंजाम देने में भी उसने लिखाया था। लेकिन जब पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया और उनसे जब खुलासा हुआ तब पता चला कि जो साथ साथ में परिवार के साथ रह रहा है, ढाढ़स बता रहा है, वो खुद इस हत्या का मास्टरमाइंड है। उसके बाद जब वो फरार हो गया बाला साहब बोठे, जब उसका नाम सामने आ गया तो और खास बात यह है कि इस पूरे उसमें उसका जो कहना है, जो जानकारी मिली थी कि उसने एक दौरान हनी ट्रैप का एक सीरीज चलाई थी और उसमें अंत में कहा था कि शायद मुझे भी इसमें फंसाया जा सकता है। तो अब पुलिस खंगाल रही है कि वो जो सीरीज चलाई गई थी हनी ट्रैप की, उसका और अश्विनी माफ कीजिए रेखा जरे और का क्या उसमें संबंध था और क्यों करके एक पत्रकार ने आखिर इस तरह का इस हत्याकांड की साजिश रची और उसको अंजाम दिलाया। और ये भी इस उभर कर जांच में सामने आई है कि जो हत्यारे थे, जब उनको मारना था जिस घाट पे जिनका झगड़ा हुआ था, वो ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे, शायद शराब के नशे में थे। तो उन्होंने पहले गाड़ी की फोटो मारकर उस पत्रकार को भेजी थी, फिर उसने कंफर्म किया। उसके बाद उन्होंने रेखा जरे का फोटो मारा, फिर उसको भेजा, कंफर्म किया। उसके बाद उन्होंने फिर उस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो कई नई नई बातें, नए नए खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़े पत्रकार का नाम मास्टरमाइंड के रूप में आया है, जिसको लेकर सभी लोग हैरान हैं। हालांकि अभी तक वो फरार है, उसे पकड़ा नहीं जा सका है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। यानी पुलिस अभी और भी एंगलों की जांच कर रही है कि किस तरीके से पत्रकार ने इस बड़ी हत्या की साजिश में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, अहमदनगर से मुंबई, जहां पर एक घर में 3 शव मिलने से सनसनी मच गई है। ये खबर है मुंबई के कांदिवली इलाके में, जहां पर लालजी पाड़ा में रहने वाले एक 45 साल के शख्स अजगर ने 12 और 9 साल की 2 बेटियों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है कि परिवार की माली हालत खराब होने और कर्ज के बोझ के तले दबे होने की वजह से आत्महत्या की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। असगर अली शेख जो 45 उम्र है उनकी, और उनकी 2 छोटी लड़कियां हैं, उनकी यहाँ पे हमें डेड बॉडी मिली हुई है। उनका शव जो है वो हैंगिंग कंडीशन में मिला हुआ है, जो असगर अली उनका, और बाकी लड़कियों की बॉडी वही भी मिली हुई है। तो वहाँ से हमें सुसाइड नोट भी हमें मिला है। अब मुंबई से रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर रतलाम में पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक साइको किलर को मार गिराया है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में 5 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हफ्ते भर पहले राजीव नगर में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल साइको किलर दिलीप देवल और उसके 3 साथियों ने इस वारदात को लूट के लिए अंजाम दिया था।
देवल के कहीं जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो कथित तौर पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। दीपक देवल की फायरिंग में 2 सब इंस्पेक्टर और 3 और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में और जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। अनुराग, ये कैसा साइको किलर था जिसने 5 पुलिस वालों को घायल कर दिया, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर हैं? क्या और भी इन्होंने कुछ ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है? अगर उन्होंने लूट के लिए किया था तो पुलिस इनको साइको किलर क्यों कह रही है? देखिए सौरभ, ये जो शख्स है दिलीप देवल, ये गुजरात के दाहोद का रहने वाला है और सीमावर्ती इलाके हैं, इसीलिए वहां से अपराध करके यहाँ आकर रह जाता था। गुजरात के गांव का रहने वाला है। वहां पर भी उसके नाम पर हत्या के 2 मुकदमे दर्ज हैं और मध्य प्रदेश में 4 मामले दर्ज हैं। इसके पहले लगभग 3-4 महीने पहले उसने ऐसे ही एक वृद्ध महिला को उसने मारा था और उसका जो तरीका था हत्या का वो यही था कि वो घर में अकेले सुनसान घर में या फिर कोई बुजुर्ग अगर है तो वहां जाता था और उसके बाद लूटपाट करने के बाद भी वो आता नहीं था। अगर घर में उसको कोई मिल जाए तो उसकी हत्या जरूर करता था, इसलिए उसको साइको किलर भी कहा जा रहा है। वो कितना बेखौफ था इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजीव नगर में जहां उसने इस तिहरे हत्याकांड को ठीक देव उठने एकादशी के दिन, क्योंकि पटाखे चल रहे थे, तो आसपास जो पड़ोसी हैं, क्योंकि नीचे ही सलून चलाते थे जिसकी उन्होंने हत्या की थी, और उसको ये भी पता था कि उस शख्स ने हाल में ही एक जमीन का बड़ा टुकड़ा बेचा है जिससे उसको ऐसा लग रहा था कि घर में नकदी रखी होगी, तो उसको मार दिया, उनकी पत्नी को मार दिया और जो छोटी बेटी उनकी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, जैसे वो नीचे आ रही थी तो उसको भी गोली मार दी। 3 लोगों की उसने हत्या की थोड़े से पैसे के लिए और उसके बाद एक्टिवा की चाबी लेकर चला गया था और उसी से पुलिस ने जब आसपास में सर्च किया तो उस घर से थोड़ी सी दूर पर वो रहता था और पुलिस का ऐसा कहना है कि खाचरोद नाके के पास उनको जानकारी मिली थी। जब उन्होंने उसको रुकने की कोशिश की तो माना नहीं, उसने गोलियां चलाई और उस गोलीबारी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर और 3 आरक्षक हैं। और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दीपक देवल ढेर हो गया और इसके जो कुछ साथी वो पहले ही पकड़े जा चुके थे। जी जी, बहुत शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए कि अनुराग बता रहे किस तरीके से कि दीपक नाम के शख्स सिर्फ चोरी नहीं करते थे, चोरी करने के बाद वो लोगों को मौत के घाट भी उतार देते थे। इसीलिए पुलिस इनको साइको किलर कह रही थी, इसीलिए पुलिस ने इनका एनकाउंटर भी किया। तो अब ब्रेक के बाद देखिए कि कहां से बरामद हुआ लाखों का सोना। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। कल ईडी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं, उसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 36 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। बिहार के पूर्णिया जिले, महाराष्ट्र के अहमदनगर, औरंगाबाद और केरल के मल्लापुरम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं और सदस्यों के दफ्तर और घर पर छापेमारी की गई। औरंगाबाद के पीएफआई की तरफ से कहा गया कि किसान आंदोलन से ध्यान बांटने के लिए ये छापेमारी केंद्र सरकार करा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। इसके अलावा 500 ग्राम चरस और देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली 600 लीटर स्पिरिट भी बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 14 हथियार भी बरामद हुए हैं। बिहार से रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 84 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी एक कार में गांजा को एक कार में रखकर लाया गया था। बरामद गांजा की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी अलीगढ़ और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये लोग उड़ीसा के गांजा लाकर दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई करते थे। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने पिछले महीने ही इस गैंग का भांडाफोड़ किया था, जिसके बाद इन आरोपियों की जानकारी मिली थी।
लव जिहाद से जुड़ी खबरें आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं। यही वजह है कि सुन्नियों की सबसे बड़ी दरगाह ने एक फतवा दिया है कि इस्लाम में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लड़की को धोखा देने का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। बरेली की दरगाह आला हजरत बरेलवी मसलक के सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज़ है। इसके अकीदतमंद सारी दुनिया में हैं। दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले दारुल इफ्ता ने लव जिहाद विवाद पे एक फतवा दिया है, जिसके मुताबिक लव जिहाद नाम की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है। लव जिहाद लफ्ज़ धोखे से शादी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जिहाद पैगंबर की सिखाई मजहबी प्रक्रिया है। लड़की को धोखा देने को जिहाद कहना इस्लाम का अपमान है। इस्लामी शरीयत की किताबों में लव जिहाद नाम की कोई इस्तिलाह न पहले थी न आज है। और जिस तरीके से आज दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है लव जिहाद को, तो इस्लाम इसका खंडन करता है। इस्लाम इसके हक में नहीं है। ज़बरदस्ती किसी लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अरब में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने शादी के तरीक़े में बहुत सुधार किया, जिनमें लड़कियों को अहमियत और सुरक्षा दी गई। इसके नतीजे में मुस्लिम शादी में लड़की वाले बेटी का रिश्ता लेके लड़के के घर नहीं जाते। लड़के वाले लड़की का हाथ मांगने उसके घर आते हैं। निकाह में पहले लड़की से उसकी मर्जी पूछी जाती है, लड़के से बाद में। लड़की से 3 बार उसकी मर्जी पूछी जाती है ताकि कोई भ्रम ना रहे। लड़की की मर्जी लेने के वक्त वहां 2 गवाह होना भी जरूरी है। निकाहनामे पे लड़की और 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं। शादी में लड़का लड़की को मेहर देता है। दहेज पर सिर्फ लड़की का हक होता है, लड़के या ससुराल का नहीं। किसी लड़की से जबरन धोखा, फरेब, छल, मक्र, अयारी के साथ में निकाह कर लेना, शादी करना, इसकी भी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। इसलिए कि जब किसी मुस्लिम लड़की की बगैर इजाज़त के उससे निकाह नहीं हो सकता है, तो किसी गैर मुस्लिम लड़की से कैसे हो सकता है। मुस्लिम उलेमा कहते हैं कि जिहाद 2 तरह के हैं। एक तो जिहादुल असगर यानी छोटा जिहाद, जिसमें हमलावर से संघर्ष कर मजलूमों की रक्षा करना है, और दूसरा जिहादुल अकबर यानी महान जिहाद, जिसमें अपने अंदर की बुराइयों से संघर्ष कर उन पे विजय पाना है। इसमें ज़बरदस्ती लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं आता, बल्कि मज़हब में बहुत सख्ती से कहा गया है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी उनकी मज़हब में किसी किस्म की भी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लिहाजा अगर कुछ लोग किसी भी उनका ताल्लुक़ जिस किसी भी मज़हब से हो, अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सोसाइटी की ख़राबी है। किसी मज़हब को या कम्युनिटी को इसके लिए टारगेट करना मुनासिब नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियों, इस्लाम को लेकर फैली गलतफहमियों और तमाम तरह की बहसों के बीच ये महसूस किया जा रहा है कि 6वीं सदी के धर्म को आज के दौर में एक आधुनिक व्याख्या की जरूरत है। उस वक्त लव जिहाद जैसे सियासी अभियान से इन कोशिशों को और नुकसान पहुंच सकता है। बरेली में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब रुख करते हैं देश भर में अपराध जगत की दूसरी खबरों की ओर। मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स में जिले में बड़ी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार को रात 4 इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने असम के नंबर वाले एक एसयूवी को रोका, जिसमें 250 किलो विस्फोटक, 1000 लाइव डेटोनेटर और 8 फ्यूज बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने रेलवे के एक मालगाड़ी ड्राइवर के खिलाफ नाबालिग के साथ रेप करने का केस दर्ज किया है। गोविंद नगर थाना इलाके की पुलिस ने यह केस दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। चेन्नई में कस्टम विभाग ने 1 किलो 19 किलोग्राम सोना जब्त किया है। चेन्नई एयरपोर्ट में पकड़े गए सोने की कीमत करीब 60 लाख आंकी जा रही है। इस मामले में छानबीन जारी है। मध्य प्रदेश के खाद्य विभाग ने इंदौर की एक फैक्ट्री में छापे मारकर करीब 40 लाख रुपए की 6 से 7 हजार किलोग्राम की अवैध काली मिर्च की
बड़ी खेप पकड़ी है। मौके पर 25,000 किलो खोपरा पाउडर में मिलावट कर मिक्स ब्रीडिंग और रीपैकेजिंग की जा रही थी। बालाजी ट्रेडर्स नाम से चल रही इस अवैध फैक्ट्री से कई तरह के तेल भी बरामद हुए हैं। फैक्ट्री मालिक दीपक पाहूजा पर धोखाधड़ी, रासुका और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।